बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज है जन्मदिन। 52 साल के हो रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और इस मौके पर पीएम मोदी ने दी है बधाई। एक्स पर किया है पोस्ट। सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम योगी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने लिखा, वो यूपी की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों वंचितों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। तो ये पीएम मोदी का ट्वीट है जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है पीएम मोदी का ये पोस्ट, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख भी रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सीएम योगी के जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने उनको दी हैं शुभकामनाएं और शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि वो प्रदेश के विकास प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि बर्थडे विशेस टू उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जी ऑन हिज बर्थडे। ही इज वर्किंग फॉर यूपी's प्रोग्रेस एंड एम्पावरिंग द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन। और उनकी लंबी आयु के लिए कामना भी प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है उनको जन्मदिन विश करते हुए। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी बिहार की। बिहार में एनडीए का परचम। बिहार में एनडीए 30, इंडी गठबंधन को 9 सीटें, बीजेपी जेडीयू ने 12-12 सीटें हासिल की हैं। आरजेडी 23 में से 19 सीट हारी है। तो बिहार की चर्चा लगातार अभी हम इसके पहले भी कर रहे थे, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में नतीजा से स्पष्ट ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा अभी भी लगातार बरकरार है। आपने देखा कैसे पीएम मोदी के बैक टू बैक बिहार के दौरे रहे। आज जब चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे, 30 सीट के साथ बिहार में एनडीए का प्रदर्शन एक मुख्य फैक्टर है, जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी देश में तीसरी बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। बात अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों की करें तो बीजेपी ने 12, जनता दल यूनाइटेड ने 12, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट प्राप्त हुई है। इसके अलावा बीजेपी ने 17 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू ने 16 सीटों पर लड़कर 12 सीट पर अपनी जीत दर्ज की है। चिराग पासवान की बात करें तो उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़कर सभी पर जीत हासिल की। अपने आप में एक बड़ी जीत ये चिराग पासवान की मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि पिछले मरतबा साल 2019 में यहाँ पर 39 सीटें जो थी वो एनडीए के नाम हुई थी, 1 किशनगंज वाली गई थी कांग्रेस को। लेकिन इस बार जो परिणाम है वो ये बताता है कि आरजेडी ने एक बड़ी सेंध लगाई है, कांग्रेस पार्टी ने भी और महागठबंधन ने भी, जहाँ पर आरजेडी को 4 सीटें मिली, कांग्रेस को 3। इसके अलावा लेफ्ट की जो पार्टी है उसको यहाँ पर 2 सीटें मिली है। लेकिन अगर हम बात करें एनडीए की तो 12-12 यानी कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसका जिक्र पलक कर रही थी कि 100% स्ट्राइक रेट, आज गया से जीतन राम मांझी जीत चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को झटका जरूर लगा है, क्योंकि काराकट से इस बार उनको शिकस्त झेलनी पड़ी। लेकिन अब बात करते हैं रायबरेली को लेकर के प्रियंका गांधी के पोस्ट की। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और वो लिखती हैं कि रायबरेली की जनता को मेरा धन्यवाद, रिश्तों का ये कर्ज नहीं उतार पाएंगे। और ये दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि रायबरेली की सीट सोनिया गांधी यहाँ से जीतती रही, लेकिन चुनाव से ठीक पहले क्योंकि वो राज्यसभा चली गई, खराब स्वास्थ्य का उन्होंने हवाला दिया। और इसी के साथ एक चिट्ठी उन्होंने लिखी थी रायबरेली की जनता के नाम, जिसमें वो कहती हैं कि अब मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। राहुल गांधी ने वहाँ से ऐतिहासिक जीत हासिल की। प्रियंका गांधी इस लिहाज से आप समझिए क्योंकि जब वहाँ पर वोटिंग हो रही थी कई दिन तक प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली की सीट यानी कि गांधी परिवार की दोनों पारंपरिक सीट पर प्रचार प्रसार कर रही थी। एक तरीके से कमान उन्होंने संभाली हुई थी। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा चुनाव जीते, रायबरेली से राहुल गांधी जब रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीत करके आए तो इसको लेकर के प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी भावुक उनका पोस्ट था जिसमें वो कहती हैं कि रिश्तों का ये कर्ज नहीं उतार पाऊंगी। वहीं आर्टिकल्स में भी लिखा है कि अमेठी से किशोरी लाल की जीत पर भावुक हुई प्रियंका गांधी और उन्होंने एक पोस्ट भी साझा किया था। उन्होंने एक्स पर फोटो शेयर किया था और केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी को अमेठी से हराने वाले किशोरी लाल शर्मा के सांसद बनने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा काफी भावुक हो गई। उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि किशोरी भैया, मुझे कभी कोई शक नहीं था, मुझे शुरू से ही यकीन था कि आप ही जीतेंगे। और ये पोस्ट और फोटो भी उनके द्वारा साझा की गई थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। रायबरेली और अमेठी के बाद में अब बात कर लेते हैं पौड़ी लोकसभा सीट की, जहां से अनिल बलूनी जीत गए। कांग्रेस के गणेश गोदियाल को हार मिली। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। तो पूजा, एक तरीके से कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में बीजेपी का जीत का परचम बीजेपी लहराती हुई नजर आई। जहां एक तरफ हमने देखा हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटें बीजेपी ने जीती, तो वहीं उत्तराखंड की भी 5 सीटें बीजेपी अपने पाले में लाती हुई नजर आई। देखिए, उत्तराखंड का रिवाज रहा पहले तो कि एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस विधानसभा के चुनाव में, पिछली बार ये रिवाज टूटा और एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी। और पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि जैसे ही सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा था उससे पहले उनको कुर्सी दी गई थी और फिर से दोबारा
वो रिपीट हुए। और उत्तराखंड में देखिए आमतौर पर देखा गया कि कोई भी जो मुख्यमंत्री वो अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल नहीं कर पाता। पुष्कर सिंह धामी के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, पहले विधानसभा चुनाव जीता और एक अपने आप में रिकॉर्ड दर्ज किया दोबारा से सरकार रिपीट करने का। दूसरा ये कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जब लोकसभा चुनाव यहाँ पे लड़ा जा रहा था तो सारी की सारी सीटें बीजेपी के खाते में। इसकी 2-3 वजह भी हैं। देखिए कांग्रेस में जो फूट वहाँ पर शुरू हुई थी और जो कांग्रेस में ये मानकर चलिए कि लगातार जो खींचतान चल रही थी वो एक बड़ा रीज़न था जिस कारण से विधानसभा चुनाव में हार हुई। विधानसभा चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये तक तय कर पाने के लिए इतनी सारी चुनौतियां थी। तो अब आप समझिए कि बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस ने वहाँ पर फाइट नहीं किया और लोकसभा चुनाव में ये वाकई एक बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि पहाड़ी राज्यों के अंदर बीजेपी ने परचम लहराया है, क्लीन स्वीप है, चाहे हिमाचल की बात हो चाहे उत्तराखंड की बात हो। कुछ पलक आपके पास खास जानकारी क्या? आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में अगर बात करें अनिल बरूनी की, शुरू से ही हमने देखा कैसे उनको बढ़त मिलती हुई इसमें नजर आई थी। उत्तराखंड की सभी 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने क्योंकि जीत यहां पर दर्ज की। आगे बढ़ेंगे, अब बात होगी दिल्ली की सियासत के संग्राम की। बीजेपी ने एक बार फिर से तीसरी बार क्लीन स्वीप किया है, विपक्ष धराशायी हो गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी बीजेपी को शिकस्त नहीं दे पाया। राजधानी में योगेंद्र चंदोलिया की सबसे बड़ी जीत इसमें हुई है। अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की तो यूपी में महेश शर्मा रिकॉर्ड मतों से जीते हैं और यह ऐसा पहली बार हुआ है जब राजधानी से पहली बार 2 महिलाएं सांसद बनकर पहुंची हैं। दिल्ली से पहली बार 2 महिलाएं यानी कि बासी स्वराज और कमलजीत सहरावत, ये दोनों ही महिलाएं सांसद बनकर यहां पर संसद पहुंची हैं। आमतौर पर इससे पहले एक ही महिला सांसद दिल्ली से चुनी जाती थी। आम आदमी पार्टी के 3 विधायक हारे हैं। इस बार 4 मौजूदा विधायक लोकसभा चुनाव लड़े थे। बीजेपी के बदरपुर से रामवीर सिंह विधूड़ी दक्षिण दिल्ली से जीते हैं, मगर आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम दक्षिण दिल्ली से उनको हार का सामना करना पड़ा है। अगर हम बात करें उत्तर पश्चिमी सीट पर, सबसे बड़ी जीत इसमें हुई है। दिल्ली में सबसे बड़ी जीत के तौर पर उत्तर पश्चिम सीट उभर कर आ रही है। योगेंद्र चंदोलिया ने कांग्रेस के डॉक्टर उदित राज को यहां पर करीब 2,90,000 मतों से हराया है। तो दिल्ली में एक बार फिर से भगवा लहराया है। अगर दिल्ली एनसीआर की हम बात करते हैं तो महेश शर्मा, अतुल गर्ग जो कि भरोसे पर खरा उतरते हुए नजर आए हैं। गुरुग्राम फरीदाबाद में बात करें तो वहां पर भी जीत का परचम बीजेपी लहराती हुई नजर आई है। और देखिए इसी के साथ 14, 19 और 24 भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक एक बार फिर से लगाते हुए 7 और 0 का ये दिल्ली में पूरा बीजेपी का क्लीन स्वीप। और कहा जा रहा है देखिए क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से एनबीटी ने इस खबर को जगह दी है जिसमें लिखा है कि पहली बार चुनाव लड़ रही बांसुरी ने बाजी मारी और पहले राउंड से उन्होंने बढ़त बनाई हुई थी। दूसरी तरफ 9 बजे के बाद हर राउंड में बढ़ी विधूड़ी की लीड। ये तमाम जो एनालिसिस है वो उसमें दिया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प अगर बिहार की बात करें तो पूर्णिया सीट जहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव की एक बड़ी जीत हुई है। नहीं चला नीतीश और तेजस्वी का फैक्टर। और सबसे दिलचस्प है क्योंकि बहुत भावुक करने वाली तस्वीर सामने आई थी जब जीत मिली पप्पू यादव को तो उसके बाद उनके आंखों में आंसू थे, समर्थकों का हुजूम था। अब देखिए दिलचस्प है क्योंकि पप्पू यादव के अगर तेजस्वी ने तो ये तो कहता है कि बीजेपी को वोट देना लेकिन पप्पू यादव को मत देना। देखिए ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि पप्पू यादव एक वक्त पर लालू परिवार के लालू यादव के बेहद करीबी थे और इस बार भी कहा जा रहा था कि पप्पू यादव जब कांग्रेस में शामिल हुए अपनी पार्टी को छोड़ करके उन्होंने जब मर्ज कर लिया जन अधिकार पार्टी को तो कहा यह जा रहा था कि पप्पू यादव यहाँ पर संयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन उनके बजाय वहाँ पर बीमा भारती को टिकट दिया गया। कहा गया कि मधेपुरा से चुनाव लड़ ले। अच्छा देखिए ये भी इंटरेस्टिंग है कि इससे पहले भी पूर्णिया से चुनाव लड़ चुके हैं पप्पू यादव लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। कहा गया कि मधेपुरा से, क्योंकि मधेपुरा से जीत चुके हैं पप्पू यादव, तो कहा गया था कि मधेपुरा से वो चुनाव लड़ ले। लेकिन पप्पू यादव ने क्योंकि इस पूरे बेल्ट में बहुत काम किया है, देखेंगे पूर्णिया में और कोविड के वक्त पे जिन लोगों ने वो तस्वीर देखी होगी जहाँ पर पप्पू यादव निकल जाते हैं, बाढ़ के वक्त में किस तरीके से लोगों के बीच पप्पू यादव नजर आए थे। इस बार कहा जा रहा था कि पप्पू यादव वहां से कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई उसमें ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ने एक बड़ी जीत वहां पर हासिल कर ली है और ये अपने आप में बहुत संकेतों और संदेशों को समेटे हुए, खासतौर पर न केवल एनडीए के लिए लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और विपक्षी अलायंस के लिए भी। और इस बीच अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 10 सीटें जीती हैं। रायपुर से ब्रजमोहन की प्रचंड जीत हुई, वहीं भूपेश राजनांदगांव से हार गए और कोरबा में कांग्रेस जीती। रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में भाजपा की सबसे बड़ी जीत हुई। भूपेश बघेल के हाथ से फिर से यहां पर राजनांदगांव फिसलता हुआ नजर आया। वहीं 7 चरणों की अगर ओवरऑल बात की जाए तो यहां पर अमर उजाला में बहुत इंटरेस्टिंगली बताया गया कि किस तरीके से 7 चरण और 7 चरणों में अलग अलग तरीके से चुनाव देखने को मिले। हर बार कहानी अलग नजर आई। यहां
बताया गया है कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र भाजपा को झटका लगा पहली बार में। जहां पर उन्होंने मंगलसूत्र छीन लेंगे का जिक्र किया, वहां पर भाजपा की बड़ी हार हुई। विरासत कर से भाजपा में आया दम, वहीं संविधान ने कांग्रेस को पहुंचाया फायदा। संविधान का मुद्दा भी बहुत ज्यादा गरमाया था, क्योंकि वहीं अय्यर और पित्रोदा और पाकिस्तान के तीर निशाने पर बैठे तो नुकसान से बची भाजपा। वहीं राम मंदिर पर चलेगा बुलडोजर, जहां जिक्र हुआ वहां भाजपा का दांव उल्टा और सपा को यहां पर 7 सीटें मिली उसी बात से। महिला सुरक्षा की बात की तो भाजपा ने दिल्ली साफ किया। महिला सुरक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार का मुद्दा, फिर से भी विपक्ष की 21 सीटें ज्यादा। तो ऐसी हेडलाइंस दी गई हैं पूजा अखबार। अब देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर बात करें अगर मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ की, तो उम्मीदों को जगाए रखा और छत्तीसगढ़ में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा बीजेपी का और बीजेपी ने 10 सीटें यहाँ पर जीती। कोरबा में कांग्रेस जीती, मतलब हालांकि रायपुर में भाजपा की सबसे बड़ी जीत हुई। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, कोरबा में कांग्रेस जीती, बाकी सभी सीटों पर बीजेपी। 8 नए चेहरे पहली बार चुनावी मैदान में उतारे गए, पहली बार दम दिखाया गया। बस्तर भी बीजेपी की झोली में आ गया, ये बड़ी बात है कि बस्तर की अगर बात करते हैं, बस्तर बीजेपी की अगर झोली में आता है तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट था। 8 नए चेहरे जो कि पहली बार चुनावी मैदान में उतरे, पहली बार उनका दम भी देखने को मिला। तो छत्तीसगढ़ में कोरबा में कांग्रेस खासतौर पर जीत गई। तो कुल मिलाकर देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर अब वाकई कांग्रेस को एक आत्ममंथन की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से पुराने नेतृत्व पर कांग्रेस लगातार भरोसा किए हुए है। चुनाव में आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल्स थे वो कह रहे थे कि सरकार बनेगी कांग्रेस की और ये चांसेस हैं, लेकिन वहाँ पर भी बीजेपी जीती। तो ऐसे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात हो तो अब ये वो ऐसे राज्य हो गए हैं जहाँ पर पुराने नेतृत्व के साथ साथ या तो आपको बैलेंस करना होगा कि आप युवा पीढ़ी को भी आगे बढ़ाएं या नए चेहरों पर दाव लगाएं, क्योंकि अभी जो इस बार का चुनाव है वो ये बता रहा है कि ये बदलाव की बात है। और देखिए, बड़ी बात यह कि अगर विपक्षी पार्टियों को अभी इतनी सीटों पर आकर खुशी मिल रही है तो और यहीं पर वो रुक गए तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ये यहाँ मतलब मानकर चलिए कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से शुरुआत है। जब आपको कोई भी बढ़त मिलती है तो आपको एक उम्मीद जागती है और आप ज़्यादा मेहनत करते हैं। वही ज़्यादा मेहनत इस वक्त विपक्षी पार्टियों को भी करनी होगी। और अगर ये मेहनत यहीं पर रोक दी और यहीं से ही खुश होकर बस शांत होकर बैठ गए तो अभी आने वाले और चुनाव बहुत सारे हैं। क्योंकि अभी देखिए, मेरे सामने इस वक्त जो अगली खबर है उसमें है रोहतक को लेकर, हरियाणा को लेकर। तो वहाँ पर भी मतलब आपको संतुष्ट नहीं होना है और मेहनत करनी है। कंसिस्टेंसी इज द की फॉर द सक्सेस, और वो बात विपक्ष को भी जाननी होगी और जहाँ पर बदलाव की आवश्यकता है वहाँ पर बदलाव भी करना होगा। अब छत्तीसगढ़ की बात की, रोहतक लोकसभा सीट की बात करते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं। हरियाणा में सबसे बड़ी जीत रही, भाजपा के अरविंद शर्मा को लगभग 4.25 लाख वोटों से हराया है। जीत के बाद हुड्डा के घर पर जश्न का माहौल है। और देखिए, दीपेंद्र हुड्डा रोहतक सीट से पहले भी सांसद रहे हैं, हालांकि पिछली बार उनको हार का सामना करना पड़ा और ये जाहिर तौर पर एक बहुत ही बड़ा झटका कांग्रेस के लिए था, क्योंकि रोहतक को खास तौर पर कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। और दीपेंद्र, देखिए पहले ये कहा जाता क्योंकि एक सीट निकलेगी कि नहीं इसका भी डाउट था, तो कहा जाता कि भूपेंद्र हुड्डा को आप लड़िए, और इसीलिए बड़ी वहाँ पर पशुपेश की स्थिति। आखिरकार भूपेंद्र हुड्डा ने दीपेंद्र को ही चुनावी मैदान में उतारा और उनकी बड़ी जीत हुई। रिकॉर्ड भी दीपेंद्र हुड्डा ने तोड़ा, 70 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड तोड़ा। और अब आगे बढ़ेंगे। नायडू और नीतीश से संपर्क करने की खबरों का शरद पवार ने किया है खंडन। कहा, मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, महाराष्ट्र के नतीजे हमारे हिसाब से आए हैं। हालांकि दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि आज दिल्ली में नायडू से मिल सकते हैं अखिलेश। सोर्सेस के हवाले से ये खबर है। नीतीश से भी अखिलेश की मुलाकात संभव है। नीतीश और नायडू किंग मेकर की भूमिका में है। तो कुल मिलाकर अब ये मुलाकातों का दौर अब शुरू होगा, क्योंकि कल रिजल्ट सामने आए और इसी बीच अब नीतीश नायडू से संपर्क करने की खबरों का हालांकि खंडन भी करते हुए शरद पवार नजर आए। और अब एक और अहम खबर, क्योंकि विधानसभा चुनाव के भी बीते रोज नतीजे हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो एनडीए की वापसी यहां पर हो गई है। 9 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। और दिलचस्प ये भी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करें तो 5 साल पहले जब जगन मोहन रेड्डी ने उनसे सत्ता छीन ली थी, उसके बाद एक उतार चढ़ाव का दौर टीडीपी प्रमुख ने भी देखा, लेकिन अब उन्होंने बदला ले लिया है। एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होते हुए वो नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बार क्योंकि वो अलायंस का हिस्सा है, जहाँ पर एक तरफ जनसेना, दूसरी तरफ बीजेपी और तीसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, जो कि एक बड़े प्रचंड बहुमत की ओर कल नजर आई। और उसके बाद आज जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि वो अब सीएम पद की शपथ लेंगे। एक बार फिर से वो यहाँ पर कमान संभालेंगे। वहीं ओडिशा की बात करें तो ओडिशा 24 साल के सफर पर भी लगा विराम। पटनायक को दी ऐतिहासिक पटकनी, बदल डाला ओडिशा का
राजनीतिक इतिहास और अखबारों में भी फ्रंट पेज पर अमर उजाला की अगर बात की जाए तो इस बात का जिक्र है कि ओडिशा में पटनायक का 24 साल का राज खत्म हुआ और पहली बार भाजपा की सरकार यहां पर बनी है। भाजपा ने ओडिशा में नवीन पटनायक की 24 साल का राज को खत्म कर दिया और पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल कर ली है, यानी कि ओडिशा में परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। वहीं आंध्र में भी भाजपा का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। भी प्रिया आपको बता रही थी 147 सदस्य विधानसभा में भाजपा को 78 सीटें मिली हैं, जबकि बीजू जनता दल को 51 और कांग्रेस को 14 और अन्य को 4 सीटें यहां पर मिली हैं। यानी कि ओडिशा और आंध्र में कुल मिलाकर प्रदर्शन काफी अच्छा रहा भाजपा। उड़िया अस्मिता और स्वाभिमान के सहारे बीजेपी ने पूरी बाजी को यहां पर पलट दिया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने एक्स पर पोस्ट किया है। इस बीच ओडिशा विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर उनका ये पोस्ट, जिसमें वो लिख रहे हैं, जीते हुए सभी दलों के प्रत्याशियों का धन्यवाद, बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार। और आपको याद होगा कि जिस तरीके से कई वीडियोस आए और उसके बाद में ये हुआ कि नवीन पटनायक को अब थोड़ा विराम देना चाहिए, नई पीढ़ी को, नए लोगों को मौका देना चाहिए, इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उड़िया अस्मिता और स्वाभिमान के सहारे ही बीजेपी ने यहां पर बाजी को पलटा। ओडिशा में भाजपा ने 147 में से 78 सीटें जीती और बीजू जनता दल की 24 साल की सत्ता और सीएम नवीन पटनायक के इतने ही साल के कार्यकाल का अंत कर दिया। पटनायक की हार का कारण बने तमिलनाडु के मूल निवासी और नौकरशाह रहे वीके पांड्यन ने पटनायक का उत्तराधिकारी बनाने की चर्चा को भाजपा ने खूब उड़िया अस्मिता से जोड़ा। विधानसभा चुनाव की बाजी को इसी के आधार पर पलट दिया और नतीजे ये बताते हैं कि भाजपा का अंत समय में बीजू जनता दल से चुनाव पूर्व गठबंधन न करने का फैसला आखिरकार सही साबित हुआ। और अब आगे बढ़ेंगे, बात हमीरपुर की होगी, जहां से अनुराग ठाकुर ने जीत हासिल की है। अनुराग ठाकुर 1,82,357 वोट से जीते हैं। घर पर जश्न का माहौल और तस्वीरें आप देख पाएंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर जश्न का माहौल देखने को मिला। अपने पिता से गले मिलते हुए नजर आए और देखिए काफी भावुक क्षण ही उनके लिए रहा, उनके परिवार के लिए काफी भावुक क्षण रहा। पापा आपसे ही सब कुछ है, ये ट्विटर पर पोस्ट उनके द्वारा किया गया और कैसे उनके पिता के वो गले लगते हुए अपनी भावना को व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बड़ी दिलचस्प है क्योंकि अगर हम इस पूरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर उनके पिता का खासा दबदबा रहा, लेकिन अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए उनके पिता यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री जो कि पीछे हटे, लेकिन उसके बाद किस तरीके से उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर नजर आए। और देखिए जैसे ही नतीजा सामने आया तो अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के गले मिलते हुए और ये कहते हुए कि पापा आपसे ही सब कुछ है। इससे पहले कल जैसे ही नतीजे सामने आए तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बहुत भावुक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भावुक हूँ, हर्षित हूँ, गर्वित हूँ। और वो लिखते हैं कि मेरे ऊपर लगातार 5वीं बार विश्वास जताने, मुझे इतना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। सबसे पहले साल 2008 में उन्होंने जब बाई इलेक्शन वहाँ पर हुए थे तो उन्होंने जीत हासिल की, फिर 2009 में वो जीते, फिर 2014 में वो जीते, फिर 2019 में वो जीते और अब 2024 में भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहाँ पर जीत का परचम लहराया है। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। लेकिन यहाँ पर जीतने के बाद अपने परिवार वालों से मिलते हुए और सबसे पहले अपने पिता के गले लगते हुए यहाँ पर आप देखेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की आंखें भी आपको नम नजर आएंगी। जाहिर है कि बेटे के लिए इतना अहम दिन है तो एक पिता गर्वित महसूस करता है और उसी की जो झलक है वो यहाँ पर इन तस्वीरों के जरिए भी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल आगे बढ़ते और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि वहाँ के भी जो नतीजे सामने आए वो चौंका देते हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में उलटफेर हुआ। अब उलटफेर इसीलिए क्योंकि 2 पूर्व मुख्यमंत्री जिनको शिकस्त झेलनी पड़ी, एक तो बारामूला से उमर अब्दुल्ला हार चुके हैं, दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती को भी शिकस्त झेलनी पड़ी। निर्दलीय उम्मीदवार से महबूबा मुफ्ती हार गई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी को 2-2 सीटें। हालांकि आपको ये भी समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में कंटेस्ट नहीं किया था, सिर्फ वो जम्मू में कंटेस्ट कर रही थी, जहां पर एक तरफ जम्मू से वो जीती तो वहीं दूसरी तरफ जो उधम सिंह नगर की जो सीट है वहां पर भी, उधमपुर की जो सीट है वहां पर भी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत चुके हैं। तो ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे 2 पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती, वो इस चुनाव में हार चुके हैं। और इसके संकेत भी क्योंकि 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हुआ और वहां पर जनता ने अपने जनादेश के जरिए एक संदेश भी दे दिया। और प्रिया, इसलिए कहा जा रहा था कि इस बार जनता का मूड जो है उसको भांपना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अगर बात की जाए दिग्गजों के नाम की तो उसमें सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी का नाम भी काफी आगे था कि वो जीत जाएंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के राम बुहाल ने बाजी मारी और मेनका गांधी यहां से हार गए। इसका जिक्र भी हम लगातार कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि कैसे मेनका गांधी हार जाती है। जब वो ट्रेल कर रही थी तभी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। देखिए जाहिर तौर पर यह अंदेशा नहीं था कि यहाँ पर मेनका इस बार हार जाएंगी, और क्योंकि देखिए लगातार से चुनाव जिस तरीके से पिता पुत्र की सीटें भले बदलती रही हूँ, लेकिन ये सीटें दोनों जीतते रहे। पर इस बार बेटे का टिकट कट गया
और मेनका गांधी भी यहाँ पर चुनाव हार जाती हैं। बात होगी चुनावी नतीजों से शेयर बाजार पर जो इस वक्त असर है, क्योंकि शेयर बाजार में इस वक्त हाहाकार है। सेंसेक्स जहाँ 4,389 अंक गिरा है, 72,079 अंक पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 1,379 अंकों की गिरावट के साथ 21,884 पर बंद हुआ। बाजार 5.74% टूटा। निवेशकों के 31 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सरकारी बैंक का इंडेक्स 15% नीचे आया। अच्छा, और ऐसा ये पहली बार हुआ जब चुनावी रुझान से 4 साल के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। आज शेयर बाजार निवेशकों के 31 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। रण के लिए तैयार भारतीय सूरमा। T20 विश्व कप में भारत आयरलैंड की टक्कर होने वाली है और हर किसी की नजरें इस मैच पर टिकी हुई हैं। तो भारत आज शुरू करेगा मिशन वर्ल्ड कप और देखिए तमाम अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है, जिसमें कहा गया है कि आमना सामना होने वाला है। कुल मैच 7 और भारत ने अभी तक 7 जीते हैं। आयरलैंड की अगर बात करें तो आयरलैंड से भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अब देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार जो भारतीय टीम है वो किस तरीके से चुनावी मैदान यहाँ पर ये मैदान में उतरती है, किस तरीके से, क्योंकि चुनाव की बात हो रही है तो जुबान पर हमेशा चुनाव की बात ही सामने आती है। लेकिन अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप में बारिश को लेकर के भी एक इंटरेस्टिंग खबर है, जहां पर बारिश विलन बनते हुए नजर आई। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच मैच रद्द हो गया। दोनों टीमों को मिला 1-1 अंक। तो देखिए बारिश यहां पर विलन बन गई और इसको भी तमाम अखबारों ने जगह दी है। बिल्कुल। और इस बीच स्पोर्ट्स सेगमेंट की अगर बात करें तो मिशन विश्व कप के पहले मैच में छिपे रुस्तम, आयरलैंड से टक्कर। और अमर उजाला के फ्रंट पेज पर भी यहाँ पर ये खबर दिखाई गई कि इंडिया की माफ कीजिएगा पहली चुनौती, इंडिया वर्सेस आयरलैंड का मैच। राजनीतिक मुकाबले को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है और भारत एक बार फिर से बने विश्व विजेता। ऐसी हम सभी कामना करते हैं।